स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनाइस एक्ट 1 सीन 2 से वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम लोग। तो ये रहा आपका पहला एक्सट्रैक्ट, जिसमें नेरिसा कहती है कि आपके पिता काफ़ी गुणवान थे और जो गुणवान व्यक्ति होते हैं तो मृत्यु के समय में अच्छे विचार आते हैं, तो इसीलिए लॉटरी जो है उन्होंने ये रखा है। और इसमें जो है कि 3 बास्केट हैं, एक में गोल्ड है, संदूक है, सॉरी गोल्ड है, सिल्वर है, लेड है। जो भी चूजेगा वो आपको चूज़ करेगा और इसमें निसंदेह है कि बिल्कुल सही चुनेगा और जो चुना जाएगा वो आपको प्रेम भी करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इस एक्सट्रैक्ट से है कि व्हाट हैज़ पोर्शिया जस्ट सैड इन रिस्पॉन्स टू विच नेरिसा स्पीक्स दिस वर्ड। पोर्शिया ने अभी क्या कहा है जिसके जवाब में नेरिसा ने ये शब्द कहे। पोर्शिया हैज़ जस्ट सेड दैट शी कैन नीदर चूज द वन शी लाइक्स नॉर रिफ्यूज द वन शी डिसलाइक्स बिकॉज द चॉइस ऑफ हर हस्बैंड डिपेंड्स ऑन द लॉटरी ऑफ कैस्केड डिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू हर लेट फादर्स विल। पोर्शिया क्या कह रही है? पोर्शिया कह रही है, उसने अभी यही कहा है कि ना तो वह उसे चुन सकती है जिसे वो पसंद करती है और ना ही वो उसे इनकार कर सकती है जिसे वह पसंद नहीं करती है ना, उसे मना नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पति की जो पसंद है, जो चॉइस है कि कैसे उसका पति चुना जाएगा, वह उसके जो है मृत पिता के वसीयत के अनुसार तैयार किए गए ताबूतों की लॉटरी पर ही डिसाइड होगा, उसी पर वो निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब द लॉटरी रेफर टू इन द एक्सट्रैक्ट, यानी इस एक्सट्रैक्ट में जो लॉटरी के बारे में है तो उस लॉटरी के बारे में वर्णन करना है। द लॉटरी रेफर्स टू द चॉइस ऑफ राइट कैस्केट कंटेनिंग पोर्शियाज पोर्ट्रेट फ्रॉम अमंग द 3 कैस्केट ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड लेड। तो लॉटरी का तात्पर्य क्या है? पोर्शिया के चित्र वाले सही ताबूत के चयन से है। सोने, चांदी और शीशे की 3 पेटियां हैं। द सूटर हु विल मेक द राइट चॉइस एज पर द विल ऑफ पोर्शियाज फादर विल विन हर इन मैरिज, यानी कि जो प्रेमी जो भी चाहता है उससे विवाह करना, वो पोर्शिया के पिता की इच्छा के अनुसार सही चुनाव करेगा, वह पोर्शिया को विवाह के लिए जीत लेगा। गिव द रिएक्शन ऑफ पोर्शिया एज वेल एज ऑफ नेरिसा टू द लॉटरी। क्या प्रतिक्रिया है लॉटरी पर? पोर्शिया और नेरिसा की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? अब देखो, कई जगह पे शॉर्ट आंसर भी मिलेगा, लेकिन मैंने सारी प्रतिक्रियाएं इसमें लिखी हैं। तुम चाहो तो सिर्फ इतना भी लिखो तो चलेगा, और साथ में नेरिसा का भी लिखना होगा। बीच में ये 2 लाइन आप चाहो तो इसको हटा सकते हो। तो उसकी सोच क्या है? इनिशियली पोर्शिया अपीयर्स टू बी एंग्जियस ओवर द प्रोस्पेक्ट ऑफ चूजिंग हर हस्बैंड थ्रू अ लॉटरी डिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू हर फादर्स विल। शुरुआत में हो क्या रहा है? पोर्शिया अपने पिता की इच्छा के अनुसार तैयार की गई लॉटरी के माध्यम से अपने पति को चुनने की संभावना को लेकर चिंतित दिखाई देती है। शी फील्स सैड एज शी कैन नीदर चूज द वन शी लाइक्स नॉर रिफ्यूज द वन शी डिसलाइक एज हर हस्बैंड, यानी कि जिसे वह उसे दुख इसलिए है ना कि क्योंकि वह उसे चुन नहीं सकती जिसे वह पसंद करती है, और ना ही जिसे वह नापसंद करती है उसे इनकार कर सकती है पति के रूप में। बट यहाँ पे लेकिन लिखा हुआ है लेटर ऑन, यहाँ पे कॉमा दे देना, शी एक्सेप्ट्स हर फादर्स विल, लेकिन बाद में वह पिता की वसीयत को स्वीकार कर लेती है। शी सेज दैट she would remain a virgin like Diana unless she is won in marriage by some suitor fulfilling the condition of father's will. अब यहाँ पे बाद में वह क्या कह रही है कि अगर उसको कुंवारी रहना पड़ा तो वो कैसी कुंवारी रहेगी? वर्जिन रहेगी, कुंवारी रहेगी डायना की तरह, जब तक कि पिता की इच्छा की शर्तों को पूरा करने वाला कोई प्रेमी द्वारा उससे शादी नहीं करा दी जाती उसके फादर के विल के अकॉर्डिंग, यानी जब तक कोई सूटर उसको जीत नहीं लेता पिता के मर्जी के हिसाब से, तब तक वो बिल्कुल कुंवारी रहेगी। नेरिसा's reaction to the lottery was positive.
लॉटरी पर नेरिसा की प्रतिक्रिया कैसी है? सकारात्मक थी, पॉजिटिव थी। शी कॉल्स पोर्शियाज फादर pious and assert that good men do have inspiration at the time of death। पोर्शिया के पिता को पवित्र कहती है नेरिसा, और ये दावा करती है कि अच्छे लोगों को मृत्यु के समय प्रेरणा मिलती है। शी कंसोल्स पोर्शिया by saying that she will be chosen correctly by a person whom she truly loves। वह पोर्शिया को यह कहकर सांत्वना देती है कि वह उस व्यक्ति द्वारा सही ढंग से चुनी जाएगी जिससे वह सच्चा प्यार करती है। तो यहाँ पे वो उसको पॉजिटिव बताती है कि भाई पिता ने जो करके रखा है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। गिव द मीनिंग ऑफ नेवर बी चूजन बाई एनी राइटली बट वन हु यू शैल राइटली लव। कभी भी किसी के द्वारा उचित रूप से न चुना जाए बल्कि उसी के द्वारा चुना जाए जिसे तुम उचित रूप से प्रेम करोगे। These lines means that Portia will be chosen correctly by a person whom she truly loves। 3 पंक्तियों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि पोर्शिया को उस व्यक्ति द्वारा सही ढंग से चुना जाएगा जिससे वह वास्तव में प्रेम करती है। नेक्स्ट है 5th है कि पोर्शिया इज melancholic in the beginning of the scene as it was the case with Antonio in the previous scene। What is the difference between Antonio's melancholy and that of Portia? पोर्शिया दृश्य की शुरुआत में उदास रहती है, जैसा कि पिछले दृश्य में सीन 1 में हमने देखा था एंटोनियो के साथ हुआ था। एंटोनियो की उदासी और पोर्शिया की उदासी में क्या अंतर है? तो यहाँ वही डिफरेंस बताना है। द सीन शोज अ मूड ऑफ मेलनकॉली, एंग्जाइटी एंड सस्पेंस। ये दृश्य क्या दिखाता है? उदासी दिखाता है, चिंता दिखाता है और रहस्य दिखाता है। द मूड ऑफ मेलनकॉली and anxiety due to the prospect of Portia's future husband to be decided by the lottery designed according to her deceased father's will। उदासी और चिंता का माहौल पोर्शिया के भावी पति का फैसला है जो उसके मृत पिता की वसीयत के अनुसार लॉटरी द्वारा किए जाने की संभावना के कारण है कि लॉटरी द्वारा वो पति को चुना जाएगा। दिस ऑल्सो क्रिएट्स एन एटमॉस्फियर ऑफ सस्पेंस। अब ये कैसा वातावरण पैदा करता है? इससे सस्पेंस का माहौल भी बनता है। द कन्वर्सेशन बिटवीन नेरिसा एंड पोर्शिया। अब यहाँ पे बातचीत है किसके बीच में? नेरिसा और पोर्शिया के बीच में। पोर्शिया कमेंट्स ऑन द स्वेटर्स एंड नेरिशियाज रेफरेंस टू बेसिनियो एज द बेस डिजर्विंग अ फेयर लेडी इंक्रीज द एलिमेंट्स ऑफ एंग्जाइटी एंड सस्पेंस ऑफ द सीन। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बात होती है पोर्शिया के बीच में और नेरिसा के बीच में, तो पोर्शिया की प्रेमी जोड़े पर टिप्पणियाँ और नेरिसा द्वारा बेसिनियो को सबसे योग्य निष्पक्ष सबसे योग्य मतलब वो डिज़र्विंग करता है एक बेहतरीन औरत को, खूबसूरत महिला को के रूप में संदर्भित करना दृश्य में चिंता और रहस्य के जो तत्व है ना उसको भी क्या करता है? बढ़ा देता है। नेक्स्ट है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहाँ पे पोर्शिया कह रही है, हाँ किसी एक के रेफरेंस में कहती है कि अरे वो सिर्फ भाव चढ़ा लेता है और जैसा भाव चढ़ाकर वो कहता है कि तुम मुझे अगर नहीं पसंद करती हो, नहीं चूज़ करती हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। और वो जो है कि कहानियाँ सुनता है, मजाक वाली कहानियाँ भी सुनता है, तो बिल्कुल सीरियस मूड में सुनता है। और मुझे ये डर है कि अभी वो जवानी में ही मतलब इस तरीके का है, तो बुढ़ापे में शायद जो कैसा हो जाए वो बिल्कुल सीरियस मूड का हो जाएगा। तो मैं इससे बेहतर होगा कि मुझे किसी मुर्दा खोपड़ी से शादी कर लूं जिसके मुंह में एक हड्डी हो। गॉड डिफेंड्स मी फ्रॉम दिस टू। भगवान मेरी इन दोनों से रक्षा करे। तो पहला क्वेश्चन है इस रेफरेंस में कि वेयर आर पोर्शिया एंड नेरिसा। पोर्शिया और नेरिसा कहाँ पे हैं? व्हाट आर दे जनरली डिस्कसिंग अबाउट। और किस चीज़ के बारे में वो आमतौर पर बात कर रही हैं? इन वॉट मूड इज़ पोर्शिया इन द सीन। पोर्शिया इस दृश्य में किस मूड में है, मतलब कैसा उसका मूड है? पोर्शिया एंड नेरिसा आर इन अ रूम इन पोर्शियाज हाउस एट बेलमोंट। पोर्शिया और नेरिसा कहाँ हैं? बेलमोंट में पोर्शिया के घर पर एक कमरे के अंदर हैं। दे आर डिस्कसिंग द लॉटरी ऑफ कैस्केट एंड अबाउट द शूटर्स हु हैव ऑलरेडी कम टू ट्राई देयर लक। किस बारे में बात कर रही हैं? ताबूतों की लॉटरी और उन दावेदारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो पहले ही अपनी किस्मत आजमाने आ चुके हैं।
इन दिस सीन पोर्शिया इज इन अ मूड ऑफ मेलनकोली एंड एग्जिटी। इस दृश्य में पोर्शिया कैसी है? तो इस दृश्य में पोर्शिया उदास है और चिंतित दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज कॉन्टी पैलेंटाइन, यानी ये जो व्यक्ति है कॉन्टी पैलेंटाइन ये कौन है? वाई हैज़ ही कम टू बेलमोंट, और ये बेलमोंट क्यों आया हुआ है? तो कॉन्टी पैलेटाइन वॉज द काउंट फ्रॉम पैलेटिनेट द रीजन ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द राइन इन जर्मनी। काउंटी पैलेटाइन कौन है? जर्मनी में राइन के पश्चिमी तट पर स्थित क्षेत्र में पैलेटिनेट का एक व्यक्ति है। ही वॉज अ पावरफुल लॉर्ड हु केम टू बेलमोंट टू विन द पोर्शियाज हैंड। वो क्यों आया हुआ है यहाँ पे? वह एक शक्तिशाली स्वामी है जो पोर्शिया का हाथ जीतने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। हु इज़ द फर्स्ट प्रिंस डिस्क्राइब्ड बाई पोर्शिया, वॉट डज शी से अबाउट हिम। पोर्शिया द्वारा जो बयान किया गया है सबसे पहला राजकुमार कौन है? वह किस बारे में वो उसके बारे में क्या कहती है? द फर्स्ट प्रिंस डिस्क्राइब्ड बाई पोर्शिया इज़ नेपोलिटन प्रिंस फ्रॉम नेपल्स इटली। पोर्शिया जो पहले का नाम लेती है तो दरअसल वो है कौन? पहला है राजकुमार नेपल्स, इटली का जो है वो राजकुमार है ना। नेपल्स जो है इटली में है, वहाँ का राजकुमार है। पोर्शिया डिस्क्राइब हिम एज अ डैशिंग यंगस्टर एंड एज अ वाइल्ड यंग हॉर्स। वो अब उसका वर्णन किस प्रकार करती है कि एक साहसी युवा है और एक ऐसा युवा जो घोड़े की तरह जंगली के रूप में है। ही डज नथिंग बट टॉक्स अबाउट हिज हॉर्स। वह कुछ नहीं करता, बस घोड़ों के बारे में बात करता रहता है। ही फर्दर कंसिडर हिज एबिलिटी टू शू अ हॉर्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट एकम्प्लिशमेंट। इसके अलावा वह घोड़े पर खुद ही नाल लगा सकता है, इस बात को वो अपने एक क्षमता की एक बड़ी उपलब्धि मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ वीपिंग फिलोसोफर। अब यहाँ पे रोता हुआ दार्शनिक कौन है, फिलोसोफर कौन है? इन विच कॉन्टेक्स्ट ही इज ही रेफर टू इन द एक्सट्रैक्ट। और यहाँ पे इसमें जो है कि किस संदर्भ में उसका उल्लेख है ना, क्यों उसको रिफ़र किया गया है। द वीपिंग फिलोसोफर रेफर्स टू हेरेक्लिटस ऑफ एफेसस। अब ये है कौन? ये जो रोता हुआ वीपिंग फिलोसोफर रोता हुआ दार्शनिक है एफेसस के हेरेक्लिटस को संबोधित करता है। ही वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर हु लेमेंटेड द स्टुपिडिटी एंड फॉली ऑफ मैनकाइंड एंड वेप्ट एट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। वह एक यूनानिक दार्शनिक थे जो मानव जाति की मूर्खता और मूर्खता पर शोक व्यक्त करते थे और दुनिया की हर चीज़ पर रोते थे। तो यहाँ पे ये जो वीपिंग फिलोसोफर है वो रेफ़र करता है हेरेक्लिटस ऑफ एफेसस को, इन्हीं को ये करता है। तो इसीलिए इनका नाम लिया गया है क्योंकि ये क्या कहते हैं भाई, रोते थे हर एक चीज़ पे, है ना, दुनिया की। एंड फॉली ऑफ मैनकाइंड एंड वेप्ट एट एवरीथिंग, जो भी कुछ होता था दुनिया में उसके ऊपर रोते थे। पोर्शिया रेफर्स टू हिम टू डिस्क्राइब कंट्री पैलेटाइन। तो यहाँ पे पोर्शिया ने उस काउंटी पैलेटाइन का वर्णन करने के लिए इसको संदर्भित किया। शी फील्स दैट सिंस काउंटी पैलेटाइन इज अनयूजुअली ग्लूमी इन हिज यंग एज, ही विल बिकम अ सैड फिलोसोफर लाइक हेरेक्लिटस व्हेन ही ग्रोज ओल्ड। उसे लगता है कि चूंकि काउंटी पैलेटाइन अपनी युवा अवस्था में असामान्य रूप से उदास है, इसलिए जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो वह हेरेक्लिटस की तरह एक उदास दार्शनिक बन जाएगा। तो इसीलिए ये बेचारी उससे भी विवाह नहीं करना चाहती है। फिफ्थ वाला है गिव द मीनिंग ऑफ, मतलब बताना है। एंड यू विल नॉट हैव मी चूज़, और तुम जो है कि मुझे नहीं चुनोगे। अ डेथ्स हेड विद अ बोन इन हिज माउथ, एक मौत का सिर जिसके मुंह में एक हड्डी है। तो पहले वाले का मतलब है कि इफ़ यू डू नॉट वांट मी चूज़ एनी वन यू विश, कि अगर तुम मुझे नहीं पसंद करती हो तो तुम जिसे चाहो उसे चुन लो। और सेकंड वाला है जो एक मौत का सिर जिसके मुंह में एक हड्डी है। तो अ स्कल विथ अ बोन इन इट्स माउथ, इसका मतलब यही है कि एक खोपड़ी जिसके मुंह में एक हड्डी है। द एम्बलम ऑफ अ स्कल विथ टू बोन्स क्रॉस्ड अंडरनीथ वॉज यूजुअली नोन एज डेथ हेड। तो यहाँ पे एक खोपड़ी का प्रतीक जिसके नीचे दो हड्डियाँ आपस में जुड़ी रहती हैं, आमतौर पे उसको मौत का सिर कहा जाता है। डेंजर के निशान के लिए भी लगा रहता है।
गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द काउंटी पैलेटाइन। काउंटी पैलेटाइन का चरित्र चित्रण कीजिए। वॉट इम्प्रेशन डज पोर्शिया हैव अबाउट हिम। और यहाँ पे बात हो रही है कि काउंटी पैलेटाइन को एक उदास और आत्माभिमानी व्यक्ति के रूप में मतलब वॉट इम्प्रेशन, क्या इम्प्रेशन मतलब किस तरह से वो दिखाती है पोर्शिया, उसके लिए क्या सोच है पोर्शिया की उस व्यक्ति के लिए, यानी काउंटी पैलेटाइन के लिए। काउंटी पैलेटाइन इज डिस्क्राइब्ड एज अ ग्लूमी एंड सेल्फ कॉन्सिटेड पर्सन। यहाँ पे काउंटी पैलेटाइन को एक उदास और आत्मा अभिमानी व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। अभिमानी है ना, यानी उसको अपने ऊपर गर्व है, अभिमान है। ही इज़ ऑलवेज फ्रोनिंग एज इफ टू से दैट इफ पोर्शिया विल नॉट मैरी हिम शी मे चूज समवन एल्स। वह हमेशा भौहें सिकोड़ता रहता है, दिखाता रहता है, मानो कह रहा हो कि अगर पोर्शिया उससे शादी नहीं करेगी तो वह किसी और को चुन सकती है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। ही इज़ मोरोज एंड सलन दैट इवन जोवियल स्टोरीज डोंट मेक हिम लाफ। वह उदास और उदास है कि ऐसा उदास है ना, मोरोज और सलन यानी कि इतना उदास है कि हंसमुख कहानियाँ भी उसे जो है हंसा नहीं सकती। ही हैज़ एन एब्रप्ट मैनर ऑफ स्पीच एंड मे बिकम अ सैड फिलोसोफर लाइक हेराक्लिटस व्हेन ही ग्रोज ओल्ड। उसकी बोलने की शैली कैसी है? ही हैज़ एन एब्रप्ट मतलब एकाएक कुछ भी बोल पड़ता है, और वह बूढ़ा होने पर कैसा हो जाएगा? हेराक्लिटस की तरह एक उदास दार्शनिक बन सकता है ना, जो कि हर मूर्खता पर रोता रहता था, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उस पर भी रोता रहता था। थर्ड वाला है कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे नेरिसा पूछती है कि क्या ख्याल है फ्रेंच लॉर्ड के बारे में जिसका नाम है मोंसेल लेबॉन। तो पोर्शिया कहती है कि गॉड ने उसको बनाया है कि हम लोग उसको आदमी कह सकें। तो यहाँ कहती है कि इंसान का मजाक उड़ाना तो जो है कि पाप है, और उसके आगे भी उसके बारे में बहुत सारी बातें बताती हैं। तो एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। What has Portia said earlier about Neapolitan prince and his horse? पोर्शिया ने पहले जो है नेपोलिटन प्रिंस के बारे में क्या कहा था और उसके घोड़े के बारे में। विच कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बिटवीन मॉन्सर लेबॉन एंड द काउंट पैलेटाइन। अब यहाँ पे महाशय लेबॉन और जो काउंट पैलेटाइन है उनके बीच में कौन सी विशेषता आम है? अर्लियर पोर्शिया डिस्क्राइब द नेपोलिटन प्रिंस एज वाइल्ड एज यंग हॉर्स and so attached to his horse that he always speak about the horse only। इससे पहले जो है पोर्शिया ने जो नेपोलियन राजकुमार को बताया है उसमें उसको बताया कि वह एक युवा है जो कि घोड़े की तरह जंगली है, और वह अपने घोड़े से इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ अटैच्ड है कि हमेशा घोड़े के बारे में बातें करता रहता है। द काउंट पैलेटाइन एंड लेबॉन शेयर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्रॉनिंग। और दोनों के बीच में क्या चीज़ सामान्य है कि दोनों भौहें चढ़ाते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ, अब यहाँ पे मतलब बताना है। ही इज़ एवरी मैन इन नो मैन, वह बिना किसी आदमी के हर आदमी है। और नेक्स्ट है ही फॉल्स स्ट्रेट अ केपरिंग, यानी वह सीधे गिर जाता है। तो पहला वाला है कि ही हैज़ एवरी मैन्स कैरेक्टरिस्टिक बट नो पर्सनालिटी ऑफ हिज ओन, यानी कि उसके पास हर आदमी की विशेषताएं हैं लेकिन अपना कोई भी व्यक्तित्व नहीं है। नेक्स्ट है ही फॉल्स स्ट्रेट अ कैपरिंग का मतलब ही स्टार्ट्स टू जंप अबाउट, यानी कि वह इधर उधर कूदना शुरू कर देता है। मॉन्सियर लेबॉन इज सो फिकल माइंडेड दैट इफ हियर्स अ थ्रश सिंग ही स्टार्ट्स टू जंप आउट। महाशय लेबॉन इतने चंचल स्वभाव के हैं कि यदि कोई पक्षी थ्रश की बात करा कि गाना सुनाता है तो वह उछलने कूदने लगते हैं। हाउ डज द फ्रेंच लॉर्ड रिएक्ट टू द सिंगिंग ऑफ अ थ्रश। अब ये जो फ्रेंच लॉर्ड है ना, फ्रांसीसी स्वामी हैं है ना, जिनका है वो किस तरीके से जो है प्रतिक्रिया देते हैं जब चिड़िया गाती है या कोई थ्रश गाता है। व्हेन ही हियर्स द सिंगिंग ऑफ अ थ्रश द फ्रेंच लॉर्ड स्टार्ट्स जंपिंग इमिडिएटली। तो जब वो गाना गाते हुए सुनते हैं तो फ्रांसीसी लॉर्ड क्या करता है, तुरंत उछलना कूदना शुरू कर देता है। फोर्थ है कि व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, है ना, व्हाट वुड हैपन क्या होगा, इफ़ इट नहीं होगा, इफ़ पोर्शिया वेल टू मैरी द कोल्ट, यदि काउंट अगर पोर्शिया जो है कि काउंट से शादी करती है।
It would be as if she were married or to 20 husband, as he is never one man but 20 men by turns. तो क्या होगा अगर वो काउंट से शादी करती है, तो ऐसा होगा मानो उसकी 20 पतियों से शादी हुई है, क्योंकि वह कभी भी एक आदमी नहीं होता बल्कि बारी बारी से 20 पुरुष होता है। ठीक है, मतलब 20 के जैसा है। अच्छा, क्या होगा इफ़ ही वेयर टू डिस्पाइस पोर्शिया, अगर उसे पोर्शिया का तिरस्कार करना होता तो क्या होता। इफ़ ही वेयर टू डिस्पाइस पोर्शिया, पोर्शिया वुड नॉट बी इन द कस्ट बी इन द, क्या होगा यहाँ, तो यहाँ पे इसको आप या तो लिस्ट कर लो, लिस्ट एंग्री एंड वुड फॉरगिव हिम, तो या फिर इसको मिटा भी दो, पोर्शिया वुड नॉट बी इन एंग्री एंड वुड फॉरगिव हिम, यानी कि वो उससे नाराज़ नहीं होगी बल्कि क्या करेगी, उसको माफ़ कर देगी। क्या होगा इफ़ ही वेयर टू लव पोर्शिया पैशनेटली, अगर उसे पोर्शिया से पूरी लगन से प्यार करना होता तो क्या होगा। पोर्शिया कुड नेवर रिटर्न हिज लव सिंस शी कुड नेवर पॉसिबली लव 20 हस्बैंड, पोर्शिया कभी भी उसका प्यार उसे वापस नहीं कर सकती थी, क्योंकि संभवतः, है ना, पॉसिबली क्या होता कि 20 पतियों से प्यार नहीं कर सकती थी, उतना उसे प्यार जो है वो रिटर्न नहीं कर पाती। फिफ्थ है कि गिव एनी 3 नेगेटिव क्वालिटीज़ ऑफ द फ्रेंच लॉर्ड एज डिस्क्राइब्ड बाय पोर्शिया। तो यहाँ पे जो पोर्शिया ने वो बताया है फ्रेंच लॉर्ड के बारे में, जैसा वर्णन किया है, तो उसको ये जो है ना 3 निगेटिव क्वालिटी यानी कि नकारात्मक जो गुण हैं वो बताइए। पोर्शिया सेज दैट द फ्रेंच लॉर्ड इज़ मोर अटैच्ड टू हिज हॉर्स दैन द नेपोलिटन प्रिंस एंड एक्सेल्स काउंट पैलेटाइन इन फ्रोनिंग। पोर्शिया का कहना है कि जो फ्रांसीसी लॉर्ड है वह जो है नेपोलियन प्रिंस राजकुमार की तुलना में अपने घोड़े से अधिक लगाव रखता है और वह भाव चढ़ाने में काउंट पैलेटाइन से भी आगे है। If he hears a thrush singing, he starts jumping immediately. यदि वह किसी थ्रश यानी चिड़िया को गाते हुए सुनता है तो वह तुरंत कूदने लगता है। Further, if he does not have anybody to fence with, he will take his own shadow as adversary. और इसके अलावा यदि उसके पास घेरा लगाने के लिए कोई नहीं है तो वह अपनी ही छाया को घेरा बना लेगा। ठीक है, he will take his own shadow as adversary, अपनी शैडो को ही प्रतिद्वंदी मान लेगा। फोर्थ वाला एक्सट्रैक्ट है कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेरसा वही पूछती है कि आप क्या कहेंगी टू द फाकन ब्रिज, और ये जो है बिल्कुल नौजवान है, यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड, इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो इसके बारे में भी बताती है कि तुम जानती हो क्या इसे नथिंग टू हिम, उसके बारे में कुछ भी नहीं है, ना ही वो मुझे समझता है ना ही मैं उसे समझती हूँ, है ना। तो ये कन्वर्सेशन होता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ इज़ द यंग बैरन एक्सटर्नल अपीयरेंस डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। अब यहाँ पैसेज के अंदर जो युवा बैरन है उसके बाहरी स्वरूप का वर्णन किस प्रकार किया गया है। वॉट लाइट डज इट थ्रो ऑन द नेशनल पैटर्न ऑफ क्लोथ ऑफ इंग्लिशमैन, और यह अंग्रेज़ों के पहनावे के राष्ट्रीय पैटर्न पर क्या प्रकाश डालता है कि किस तरह का उनका पहनावा है। द बैरन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस इज डिस्क्राइब्ड एज ऑड एंड स्ट्रेंज, कैसा बताया गया है। बैरन का बाहरी रूप अजीब है और अजीब बताया गया है। वह ही इज़ ऑडली ड्रेस्ड एंड एवरी ऑड इन बिहेवियर टू, वह बहुत अजीब तरह के कपड़े पहनता है और उसका व्यवहार भी अजीब है। He wears an Italian jacket and breeches in the French fashion, वह फ्रांसीसी फैशन में इटालियन जैकेट और जंघिया पहनता है। He seems to have got his hat from Germany and his manners from everywhere, क्या कहा जा रहा है, ऐसा लगता है कि उसकी टोपी जर्मनी की है और जो उसका बात करने का शिष्टाचार है वो उसे हर जगह से मिला हुआ है, जो व्यवहार है उसका। Englishmen of Shakespeare's days had fondness for the manners and clothes of foreigner, शेक्सपियर के समय में अंग्रेज़ों को विदेशियों के तौर तरीके और पहनावों से बहुत लगाव था, है ना। जहाँ जहाँ जाते थे वो उस तरीके का
अपनाने की कोशिश करते थे। What shows that the English lord has poor knowledge of the European languages? क्या दर्शाता है कि जो अंग्रेजी स्वामी है, इंग्लिश लॉर्ड है, उसको यूरोपीय भाषा का ज्ञान बहुत कम है। Why does पोर्शिया find it difficult to interact with him? पोर्शिया को बातचीत करने में उससे कठिनाई क्यों महसूस होती है इंटरेक्ट होने में? Portia's statement that the Englishman did not know Latin, French or Italian shows that he had very poor knowledge of European languages. अब यहाँ पे पोर्शिया जो कहती है कि वह अंग्रेज लैटिन, फ्रेंच या इटालियन नहीं जानता है, तो ये दर्शाता है कि उसे यूरोपीय भाषाओं का बहुत कम ज्ञान था। पोर्शिया फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कन्वर्स विथ हिम as he did not know Latin, French or Italian and Portia's knowledge of English was very poor. पोर्शिया को उससे बात करने में मुश्किल क्यों हो रही है? बात करने में मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि वह लैटिन, फ्रेंच, इटालियन नहीं जानता है और पोर्शिया का जो इंग्लिश है वो बहुत ख़राब है, बेचारी को इंग्लिश कम आता है। गिव द मीनिंग ऑफ ही इज़ अ प्रॉपर मैन्स पिक्चर, मतलब ही इज़ अ हैंडसम एंड फाइन लुकिंग। हाउ ऑडली ही इज़ सूटेड, यानी कितना जो है कि अजीब कपड़ा उसने पहन रखा है, मतलब क्या है कि ही इज़ ड्रेस्ड वेरी स्ट्रेंजली। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रेफर टू एज अ डम्ब शो, वाई इज़ द बैरन सेड टू बी अ डम्ब शो। तो यहाँ पे जो डम्ब शो है, गूंगा शो, ये किसके लिए कहा गया है? और ये जो बैरन है इसको डम्ब शो क्यों कहा जा रहा है? The word dumb show refers to a play in which all characters act without speaking. तो डम्ब शो वो होता है, एक नाटक होता है जिसमें सभी जो कलाकार होते हैं ना वो बात नहीं करते, इशारों से अभिनय करते हैं। वो रोल कैसे करते हैं? इशारों में। That is by gesture. A pantomime is a dumb show. Here it means that the Englishman is unable to speak foreign languages and had to converse by means of signs as in a dumb show. तो यहाँ पे मूक अभिनय एक क्या है? गूंगा प्रदर्शन है। पैंटोमाइन को इसको कहते हैं मूक अभिनय, है ना, मूका अभिनय इसका नाम होता है। मूक मतलब बिना बोले अभिनय करना, गूंगा प्रदर्शन। यहाँ इसका मतलब यह है कि अंग्रेज विदेशी भाषाएं बोलने में असमर्थ हैं और बात करने के लिए जो है जेस्चर का यूज़ होगा, यानी इशारों का यूज़ होके बातचीत होगा, जैसे गूंगा जो है करता है वैसे। फिफ्थ वाला है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड। स्कॉटिश लॉर्ड का संक्षिप्त विवरण देना है। व्हाट टाइप ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलेशनशिप अमंग इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड फ्रांस इज रिफ्लेक्टेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कॉटिश लॉर्ड। यहाँ पे पूछ रहा है कि स्कॉटिश लॉर्ड के वर्णन में जैसा उसने बताया है तो किस तरीके का इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और फ्रांस के बीच में किस प्रकार का जो है समकालीन संबंध यहाँ पे दिखाया गया है। कंटेम्प्रेरी रिलेशनशिप मतलब होता है समकालीन संबंध, है ना, किस तरह से जो है कि यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है स्कॉटिश लॉर्ड के द्वारा। तो द स्कॉटिश लॉर्ड इज़ नॉट इम्प्रेसिव। ये जो स्कॉटिश लॉर्ड है ये प्रभावशाली नहीं है, इम्प्रेसिव नहीं, कोई इम्प्रेशन नहीं जमा पाया। पोर्शिया स्पीक्स अबाउट हिज कोवर्डाइस इन अ sarcastic वे by calling him kind-hearted as he did not return the Englishman's blow immediately. पोर्शिया ने व्यंग्यात्मक तरीके से, आयरनिकली है ना, व्यंग्य तौर पे उसकी कायरता के बारे में उसे दयालु कहकर कहती है क्योंकि उसने अंग्रेज के वार का जो है तुरंत जवाब नहीं दिया था, इसलिए। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड इज़ अ रेफरेंस टू द फ्रीक्वेंट अलायंसेस बिटवीन द स्कॉट्स एंड द फ्रेंच अगेंस्ट इंग्लैंड व्हेन स्कॉटलैंड वाज एट वॉर विथ इंग्लैंड। तो यहाँ पे स्कॉटिश लॉर्ड जो वर्णन कर रहा है कॉन्टेम्प्रेरी रिलेशन के बारे में, वो कह रहा है कि इनके बीच में गठबंधन था जब स्कॉटलैंड जो है इंग्लैंड के साथ युद्ध में था, है ना, अलायंस यानी दोस्ती थी स्कॉट और फ्रेंच के साथ आपस में, जब वो लड़ रहे थे किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहे थे। फिफ्थ वाला है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहाँ पे पोर्शिया कहती है कि सुबह वही जो अपने बहुत बुरा लगता है जब नशे में होता है और ज़्यादा बदतर तब लगता है दोपहर में जब वो पी लेता है,
और जब वो सबसे बेस्ट होता है तो वो सबसे बदतर लगता है, एक आदमी से थोड़ा बदतर लगता है ना। जब वो सबसे बेस्ट रहता है तो आदमी से बदतर लगता है, और सबसे बदतर जब होता है तो वो एक थोड़ा सा जानवर से बेहतर लगता है ना। ये कन्वर्सेशन होता है पोर्शिया नेरिसा के बीच में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ डज़ द यंग जर्मन बिहेव व्हेन ही इज़ सोबर एंड व्हेन ही इज़ ड्रंक। तो युवा जर्मन जब शांत होता है और नशे में होता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है। इफ़ द वर्स हैपेंस टू पोर्शिया विच वुड कॉम्पेल हर टू मैरी हिम वॉट शी डू दैन। यदि पोर्शिया के साथ कुछ बुरा हुआ तो उससे शादी करने के लिए मजबूर करेगा तो वो क्या करेगी, है ना। कि अगर वो चूज़ कर लेता है, अगर वो जीत जाता है। When sober, the young German is less than a man in behavior, and when drunk, he is no better than a beast. क्या कहा जा रहा है कि शांत रहने पे युवा जर्मन व्यवहार में किसी आदमी से कमतर होता है। लेस देन अ मैन, व्यवहार में एक आदमी से कम होता है, और जब वो नशे में होता है तो किसी जानवर से बेहतर नहीं होता है ना। नो बेटर देन अ बीस्ट, नशे में होने पर किसी जानवर से बेहतर नहीं होता। इफ़ द वर्स हैपेंस टू पोर्शिया शी विल मैनेज टू डू विदाउट हिम। अगर पोर्शिया के साथ अगर और भी बुरा होता है तो वह उसके बिना काम कर लेगी, उसके बिना काम चला लेगी। गिव द मीनिंग ऑफ, अर्थ बताना है। व्हेन ही इज़ वर्स्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन द बीस्ट, यानी जब वह सबसे ख़राब होता है तो वह एक जानवर से थोड़ा बेहतर होता है ना। यानी कि जब वो पी लेता है तो वो जानवर से थोड़ा सा जो है कि बेहतर होता है। सिट डीप ग्लास ऑफ रेनिश वाइन ऑन द कॉन्ट्रेरी कास्केट, यहाँ पे वो नरीसा से कहती है ऐसा करने के लिए कि गलत ताबूत पर वाइट वाइन का एक गहरा गिलास रख दो। ठीक है, एक गलत जो है कि डिब्बे पे तुमको क्या रख देना है, कैस्केट पे ग्लास रख देना है दारू का। When he is drunk he is no better than a beast, ये तो हो गया। तो प्लेस अ टॉल गॉबलेट ऑफ रेनिश वाइन ऑन द रॉन्ग कैस्केट, गलत ताबूत पर रेनिश वाइन का एक लंबा सा प्याला रख दे, क्या कि वो ताकि वो आए और लालच में गलत ताबूत चुन ले और ये बेचारी छुटकारा पा ले। वॉट प्लान डज पोर्शिया मेक टू प्रिवेंट द यंग जर्मन फ्रॉम चूजिंग द राइट कैस्केट। अब यहाँ पे पोर्शिया युवा जर्मन को चुनने से रोकने के लिए क्या योजना बनाती है कि वो सही संदूक को ना चुन पाए। टू प्रिवेंट द यंग जर्मन फ्रॉम चूजिंग द राइट कैस्केट, पोर्शिया इंस्ट्रक्टेड नेरिसा टू प्लेस अ टॉल गॉबलेट ऑफ रेनिश वाइन ऑन द रॉन्ग कैस्केट। युवा जर्मन को सही ताबूत चुनने से रोकने के लिए पोर्शिया नेरिसा को कहती है कि गलत ताबूत पर रेनिश वाइन का एक लंबा प्याला रख दे। पोर्शिया वॉज श्योर दैट द जर्मन स्वेटर will not be able to resist the temptation of his national drink। पोर्शिया को यकीन था कि जर्मन प्रेमी अपने राष्ट्रीय जो ड्रिंक है, पेय है, उसके प्रलोभन का विरोध नहीं करेगा। इवन इफ़ द पिक्चर ऑफ डेविल हिमसेल्फ वॉज विथ इन, भले ही शैतान की तस्वीर उसके भीतर ही क्यों ना हो, तब भी वो इससे इनकार नहीं करेगा, उसके प्रलोभन से नहीं बच पाएगा। वाई इज़ द यंग जर्मन रेफर टू एज अ स्पॉन्ज, युवा जर्मन को स्पंज क्यों कहा जाता है। अ स्पंज कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब्स वाटर, स्पंज होता क्या है, उसमें एयर स्पेस होता है तो स्पंज लगातार पानी सोखता है। सिमिलरली अ ड्रंक कार्ट हु कॉन्स्टेंटली टेक्स लिकर इज कॉल्ड स्पंज, इसीलिए लगातार शराब पीने वाले शराबी को स्पंज कहा गया है। सिंस द यंग जर्मन इज़ अ ड्रंक कार्ट, पोर्शिया कॉल्स हिम अ स्पंज। तो ये जो युवा जर्मन है एक शराबी है, इसीलिए पोर्शिया उसे क्या कहती है, उसे स्पंज कहती है। आफ्टर पोर्शियाज स्पीच व्हाट डज नेरिसा से टू कंसोल हर अबाउट द सूटर्स। पोर्शिया के भाषण के बाद नेरिसा अपने नेरिसा सांत्वना देने के लिए जो आए हुए प्रेमी हैं, सूटर्स हैं, उनके बारे में क्या कहती है पोर्शिया से। नेरिसा टेल्स पोर्शिया टू सेट असाइड हर फियर्स कंसर्निंग द सूटर्स। नेरिसा कहती है पोर्शिया से कि वह जो डर है यहाँ पे सूटर्स को लेके, यानी जो उसके लिए आए हुए हैं, उसको वो एक किनारे करते। शी सेज दैट दे हैव इन्फॉर्म्ड ऑफ हर देयर डिसीजन टू गो बैक होम एंड नॉट टू प्रेस देयर कोर्टशिप फर्दर अनलेस पोर्शियाज फादर्स डिक्री कंसर्निंग द कास्केट कैन बी सेट असाइड
एंड दे मेक वू हर इन एन ऑर्डिनरी वे। वह कहती है कि उन्होंने घर वापस जाने का और अपने प्रेमालाप पर तब तक दबाव नहीं डालने का फैसला कर लिया है जब तक कि जो है पोर्शिया के पिता के आदेशों को रद्द नहीं किया जा सकता और सामान्य तरीके से उसको लुभाया ना जा सके। बेचारे जो है कि इससे एकदम उन्होंने कह दिया था कि अब इसमें नहीं लेंगे, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अब वो वापस जाना चाहते हैं। और ये बात ये इससे बता देते हैं। वो चाहते हैं क्या कि ऑर्डिनरी तरीके से, है ना, ये कैस्केट वाले से हट के ऑर्डिनरी तरीके से उसको लुभाया जाए। तो इसीलिए वो कहती है कि अब जो है कि अपना डर उनके बारे में वो छोड़ दे। 6th वाला है कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। हाँ, पोर्शिया कहती है कि अगर मुझे सिबिलिया की तरह रहना पड़ा तो मैं बिल्कुल पवित्रता में रहूँगी, मतलब वर्जिन रहूँगी डायना की तरह ही, जब तक कि कोई मेरे पिता के विल के अकॉर्डिंग मुझे अब लुभा नहीं लेता या फिर मुझे जीत नहीं जाता। ठीक है, तो ये वाला कन्वर्सेशन चलता है, ये भी उन्हीं दोनों के बीच में है, केवल नेरिसा और पोर्शिया के बीच में है। What was Portia's father will as far as Portia's marriage was concerned? जहाँ तक पोर्शिया की शादी का सवाल है, पोर्शिया के पिता की वसीयत क्या थी? Portia's father will was that her marriage will be decided by the lottery of 3 caskets. पोर्शिया के पिता की वसीयत थी कि उसकी शादी यानी पोर्शिया की शादी का फैसला 3 ताबूतों की लॉटरी से किया जाएगा। The suitor who chooses the right casket containing Portia's picture will be her husband. पोर्शिया की तस्वीर वाला सही ताबूत चुनने वाले को ही उसका पति माना जाएगा, है ना, उसी को पति उसको स्वीकार करना पड़ेगा। Who is Sibella and who is Diana? ये सिबेला कौन है और डायना कौन है? Why are they referred to in the context? और यहाँ पे उनकी बात क्यों कही गई है, उनको यहाँ पे क्यों संदर्भ में उनको यहाँ पे लिया गया है? डायना वॉज द गॉडेस ऑफ मून एंड हंटिंग। कौन है भाई? शी इज नोन एज द वर्जिन गॉडेस। तो डायना जो है चांद, चंद्रमा और शिकार की देवी थी। शी इज नोन एज द वर्जिन गॉडेस, उन्हें कुंवारी देवी के रूप में जाना जाता है। दे आर रेफर टू हेयर टू एक्सप्लेन पोर्शियाज रिसॉल्व टू remain a virgin like Diana if she lives to be as old as Sibella। Sibella यानी LLA हो जाएगा यहाँ पे, Sibella of क्यों में unless she is won in marriage by some suitor in the lottery of casket। तो उनका उल्लेख यहाँ पोर्शिया के लिए किया गया है कि डायना की तरह वह कुंवारी रहने का संकल्प लेगी, है ना, भले ही उसकी उम्र जो है किसके जैसी हो, बूढ़ी होके वो सिबिला की तरह हो जाए, तब भी वो बिल्कुल कैसी रहेगी? वर्जिन रहेगी, कुंवारी रहेगी, जब तक कि उसके पिता के मर्जी के हिसाब से कोई उसे जीत नहीं लेता। संदूक वाले जो ये लॉटरी के तहत उसको जीतता नहीं है, तब तक बेचारी वैसी ही रहेगी। वॉट डज नेरिसा से टू इंट्रोड्यूस बेसिनियो? वॉट वेयर द फीलिंग ऑफ पोर्शिया फॉर बेसिनियो इन द सीन? अब देखो यहाँ पे ही तो बिल्कुल वो थोड़ा सा जो है कि वो बिल्कुल यहीं पे जोड़ा है सीन 1 को सीन 2 के साथ, कि उधर बेसिनियो तैयारी कर रहा है आने के लिए और यहाँ पे नेरिसा तारीफ़ करती है बेसिनियो का। नेरिसा बेसिनियो का परिचय देने के लिए क्या कहती है? इस दृश्य में बेसिनियो के लिए पोर्शिया की क्या भावनाएँ थीं, क्या फीलिंग है पोर्शिया का, किसके लिए? बेसिनियो के लिए। टू इंट्रोड्यूस बेसिनियो, बेसिनियो को इंट्रोड्यूस करने के लिए परिचय देते हुए नेरिसा रिकॉल्स द विजिट ऑफ यंग वेनिटन अलॉन्ग विद द मार्किस ऑफ मॉन्टफेरेट। मॉन्टफेरेट के मार्किस के साथ एक युवा वेनिस की यात्रा को याद करती है। व्हेन पोर्शिया फादर वॉज अलाइव, जब पोर्शिया के पिता जीवित थे। ही वॉज ए स्कॉलर एंड अ सोल्जर, वह एक विद्वान था और एक सैनिक था। इन दिस सीन पोर्शियाज फीलिंग फॉर बेसिनियो आर क्वाइट पॉजिटिव। इस दृश्य में क्या दिखता है कि बेसिनियो के लिए पोर्शिया की जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं, वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, यानी अच्छी हैं, सकारात्मक हैं। शी रिकॉल्स हिज नेम एंड टेल्स नरीसा दैट ही फुल्ली डिजर्व हर प्रेज। वह उसका नाम याद करती है पोर्शिया और नेरिसा से कहती है कि वह उसकी प्रशंसा का पूरी तरह से हकदार है, मतलब वो काबिल तारीफ़ है बेसिनियो।
हर सिंपल रिप्लाई शोज दैट शी इज़ ऑलरेडी इन लव विद बेसिनियो। और उसका ये जो सरल उत्तर है ना, इससे पता चलता है कि वह पहले से ही बेसिनियो से प्रेम में है। इन वॉट सेंस कैन वी से दैट ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट 2 सीन्स ऑफ एक्ट 1 गिव द प्लॉट ऑफ द प्ले। देखो यहाँ पे बात की थी मैंने, हम किस अर्थ में कह सकते हैं कि एक्ट 1 के पहले 2 दृश्यों का प्रारंभ नाटक का कथानक बताता है ना, उसका जो प्लॉट है वो बताता है। द ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट 2 सीन्स ऑफ एक्ट 1 गिव्स द प्लॉट ऑफ द प्ले। द 2 मेन प्लॉट ऑफ द प्ले आर द बॉन्ड स्टोरी एंड द कास्केट स्टोरी। तो एक्ट वे पहले दृश्यों का आरंभ नाटक का कथानक बताता है। 2 मुख्य कथानक बंधन हैं कहानी में, जैसे कि एक है बॉन्ड स्टोरी एंड कैस्केट स्टोरी। ठीक है, एक है बॉन्ड स्टोरी, ये जो बॉन्डिंग हो गई अभी बेसिनियो और उसके बीच में, और दूसरा जो है कैस्केट वाली संदूक वाली कहानी। द बॉन्ड स्टोरी इज इनिशिएटेड इन सीन 1 वाइल द कैस्केट स्टोरी इज इनिशिएटेड इन सीन 2 ऑफ एक्ट 1। अब सीन 1 में वही बेसिनियो का बॉन्डिंग था कि भाई उसको इशारे मिल रहे थे, किससे, पोर्शिया से मिले हुए थे। और वहीं दृश्य 2 में हम लोग देखते हैं, सीन 2 में देखते हैं कि यहाँ पे संदूक वाली कहानी है। तो ये एक दूसरे से बिल्कुल जोड़ रही है। नेम द 6 शूटर्स गिवन इन दिस सीन। गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच शूटर डिस्क्राइब्ड बाई पोर्शिया। अब यहाँ पे इस दृश्य में दिए गए 6 शूटर्स, यानी जो आए थे प्रलोभित करने के लिए, इसको जीतने के लिए पोर्शिया को, उनके बारे में उनका नाम बताना है और हर एक का 2 चरित्र बताना है, 2 विशेषताएं बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो 6 शूटर जो इस सीन के अंदर हैं वो कौन कौन है? पहला है द नेपोलिटन प्रिंस फ्रॉम नेपल्स, इटली, वॉज अ डैशिंग यंगस्टर एज वाइल्ड एज अ हॉर्स, ही ऑलवेज टॉक्ड अबाउट हिज हॉर्स। नेपल्स जो कि इटली में है, वहाँ का ये नेपोलियन राजकुमार है जो घोड़े की तरह एक साहसी युवा था और हमेशा घोड़े के बारे में बात करता था। दूसरा है द काउंटी पैलेटाइन वॉज ऑलवेज फ्रॉनिंग एंड यूजुअली ग्लूमिंग। अब यहाँ पे ये यूजुअली ग्लूमी, अब यहाँ पे सेकंड वाला है कि काउंटी पैलेटाइन है जो हमेशा उदास और असामान्य रूप से उदास रहता था, है ना, फ्रॉलिंग एंड अनयूजुअली, है ना, असामान्य रूप से हमेशा जो है उदास रहता था और भौवें चढ़ाता था। थर्ड वाला है यहाँ पे, ये थर्ड होगा। Monsieur Le Bon from France had characteristic of every man and had no personality of his own। फ्रांस के जो महाशय लेबॉन हैं, इनमें हर आदमी की विशेषता थी और अपना खुद का कोई व्यक्तित्व नहीं था। फोर्थ है मिस्टर फाल्कन ब्रिज फ्रॉम इंग्लैंड, दो हैंडसम वॉज स्ट्रेंजली एंड मैनरली ड्रेस्ड एंड डिड नॉट नो लैटिन, फ्रेंच और इटालियन। इंग्लैंड के जो मिस्टर फाल्कन ब्रिज हैं, सुंदर होने के बावजूद अजीब और अव्यवस्थित कपड़े पहनते थे और लैटिन, फ्रेंच या इटालियन में से कुछ भी नहीं जानते थे, कोई लैंग्वेज नहीं आती थी। द स्कॉटिश लॉर्ड वॉज कोवर्ड एंड डिड नॉट रिपे द इंग्लिश मैन हु गेव हिम अ ब्लो। स्कॉटिश लॉर्ड कैसा है? कायर था और उसने उस अंग्रेज को बदला नहीं दिया, यानी बदले में मुक्का नहीं मारा और जवाब नहीं दिया, जिसने उसे जो है कि झटका दिया था, ब्लो दिया था। द ड्यूक ऑफ सैक्सोनी वॉज ड्रंकार्ड, he in his sober moments behaved less than a man and when drunk no better than a beast। ड्यूक ऑफ सैक्सोनी एक शराबी था, वह अपने शांत क्षणों में आदमी से भी कम आचरण करता था और नशे में होने पर जानवर से भी कम अच्छा व्यवहार करता था। तो ये 6 शूटर्स हैं और उनकी विशेषताएं हैं जो उसको लुभाने के लिए आए थे, या फिर कह सकते हो उसको जीतने के लिए आए थे, संदूक वाली जो लॉटरी है उसके according। Thanks for watching. Do subscribe and share my channel.